आपके और नीतीश कुमार के रिश्तों पर अगर कोई कहानी लिखने बैठे तो पूरी फिल्म बन जाएगी। वो बड़े भाई माने जाते हैं आप दोनों के रिश्ते में और आपकी भूमिका छोटे भाई वाली है। जब भी झुनझुना और लॉलीपॉप दे देते हैं तो बिलख कर आप रोने लगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक अपनापन में ही हाथ पैर पटकने की बात हुई है जब भी, और उतना मेरा अधिकार है। किसी भी छोटे भाई का अधिकार होता है कि बड़ा भाई अगर थोड़ी कोताही करे तो छोटा भाई थोड़ा नखरा दिखाए। इसमें कोई ऐतराज़ किसी को नहीं होता है, परिवार में भी नहीं होता है, और नीतीश जी ने उसी रूप में हमेशा लिया। 2019 में सर एक नारा लगा था, बिहार का सीएम कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। माना यह जाता है कि नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता के आपकी नजर बिहार की सीएम वाली कुर्सी पर थी। सीएम दावेदारी पर क्या कहेंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा कभी बिहार के सीएम बनते दिखाई देंगे? तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी की बात करते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर युवाओं में एक चार्म है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को तेजस्वी यादव से क्या प्रॉब्लम है? क्या लग रहा है? परिवारवाद की उपज है, ये दिक्कत है आपको? 9वीं तक पढ़े हैं, ये दिक्कत है? दिक्कत क्या है? बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए से सीट शेयरिंग में एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या बातचीत हुई है तो उस आपकी? बातचीत को जानने में क्यों इतना इंटरेस्टेड रहते हैं आप लोग? नहीं, खबर आगे निकलनी पड़ती है ना कि बातचीत हुई क्या है। 2 साल वाला जो कार्यकाल है, इसको लॉलीपॉप कहें, झुनझुना कहें या आइसक्रीम कहें सर? लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट में क्या हुआ? आपने उससे पहले जिस तरीके से सीट पर बातचीत चल रही थी, एक सीट मिली, आप खुद चुनाव मैदान में गए, लेकिन काराकाट में पूरा जो परिणाम आया वो आपके अनुरूप तो नहीं था। ऐसा क्या हुआ? कहाँ चूक हो गई? क्या ये नीतीश कुमार का एक डिसीजन है जो थोप दिया गया है गठबंधन के ऊपर और वो चला आ रहा है? क्या आप मानते हैं? शराबबंदी को लेकर आपकी क्या राय है? आप मानते हैं नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं या पीएम कैंडिडेट हैं? इस पर आपका क्या कहना? आखिरी सवाल। नमस्कार, न्यूज तक के मंच कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में मंच पर आज हमारे साथ मौजूद हैं बड़े ओबीसी नेता उपेंद्र कुशवाहा। बिहार के ओबीसी राजनीति के बड़े नाम हैं और इनको नीतीश कुमार के छोटे भाई के तौर पर भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा, राज्यसभा, बिहार विधानसभा और बिहार के विधान परिषद यानी कि चारों सदन के ये मेंबर रह चुके हैं। आज हमारे तीखे सवालों का सामना करने के लिए खुद मंच पर आसीन है उपेंद्र कुशवाहा। स्वागत है आपका सर। बहुत धन्यवाद। उपेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि शपथ अब आपने ले लिया है, राज्यसभा के सांसद बन गए हैं, खास तौर पर आपने 5 तारीख का दिन चुना है। शिक्षा का आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल है, खुद पेशे से प्रोफेसर भी हैं। क्या कुछ कहेंगे, 5 तारीख का दिन ही क्यों? देखिए, ऑप्शन राज्यसभा सचिवालय ने मुझको दिया था 4 और 5, दोनों में किसी दिन शपथ हम ले सकते थे। बाकी और जो माननीय सदस्य हैं जिनको शपथ लेनी थी, सभी को ऑप्शन दिया होगा, तो मुझको भी ऑप्शन मिला और हमने 4 नहीं 5 तारीख को हम शपथ लेंगे, इस बात का चुनाव खुद ही मैंने किया। और इसके पीछे कारण है, एक तो शिक्षक दिवस उस दिन, और शिक्षा को लेकर के हम हमेशा अपनी बात लोगों के बीच करते रहे हैं, और क्योंकि हमारा मानना है कि शिक्षा में सुधार किए बगैर जो गरीब घर के बच्चे हैं उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ पाए, इसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा, उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था खासकर सरकारी शिक्षण संस्थानों में नहीं होगी, तब तक उनका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ सकता है। तो शिक्षा से मेरा विशेष लगाव रहा है, तो इसलिए शिक्षक दिवस का चुनाव, और साथ ही साथ सिर्फ शिक्षक दिवस ही हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी राधाकृष्णन साहब की जयंती के अवसर पर सिर्फ 5 सितंबर शिक्षक दिवस ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ बिहार के एक क्रांतिकारी नेता जिनको बिहार लेनिन के नाम से सभी लोग जानते हैं, उन्होंने शहादत उनकी हो गई थी 5 सितंबर को ही, तो उनकी शहादत का दिन भी हुआ था। तो इसलिए हमने 5 सितंबर चुनने का यही सब कारण था, हमने उसका चुनाव किया। और जगदेव बाबू का नाम जब हम ध्यान में लाते हैं तो उनकी जो विचारधारा थी, सामाजिक न्याय को कैसे आगे बढ़ाना है, तो इस बात की प्रेरणा कहीं ना कहीं मन में जागृत होती है। तो हमको लगा कि 5 सितंबर को हम अगर शपथ लेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा ध्येय है, जिन मुद्दों को हम जनता के सामने चाहे सड़क पर हो या सदन में पहले भी उठाते रहे हैं,
इन मुद्दों की ओर कहीं ना कहीं एक इशारा जैसा होगा। तो इस ख्याल से हमने 5 सितंबर का चुनाव किया। बिल्कुल राजनीति में 40 साल की उम्र जो है वो युवा मानी जाती है, और जब 40-45 साल के एक लड़के को नीतीश कुमार ने बिहार में नेता प्रतिपक्ष बना दिया, तब एकदम से उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में बड़े नाम के तौर पर उभरे। ये बताइए, उस दौर में आपको क्या कुछ लगा, कैसे नीतीश कुमार के जहन में एकदम से उपेंद्र कुशवाहा का नाम आ गया? देखिए, नीतीश जी के साथ एक तरह से कहिए कि मैंने राजनीति की शुरुआत की। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी होते थे उन दिनों। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में ही राजनीति में हम आए। वो एक लंबा इतिहास है क्यों आए, लेकिन उनके सानिध्य में आए। लेकिन बहुत कम दिन उनका सानिध्य मिल पाया। कुछ ही दिनों के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर हम लोगों के बीच से चले गए, तो नीतीश जी के साथ हम हो लिए। और तब से नीतीश जी के साथ हम लगातार, जो उनके संघर्ष का दिन था, उन दिनों में हम लगातार पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाते रहे। और अंत में जाकर 12-14 साल के बाद नीतीश कुमार जी सरकार में आए। तो उसी दौरान की घटना है जब आप बता रही हैं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में नीतीश जी ने मुझको मौका दिया। तो स्वाभाविक रूप से जो संघर्ष हम कर रहे थे, लोगों के बीच घूम रहे थे, और हम विधायक बन गए थे। बिहार में एक कंस्टिट्यूंसी जंदाहा विधानसभा क्षेत्र नाम से उस वक्त था, अब तो नहीं है। तो वहाँ से विधायक बन गए थे। तो एक तो सोशल समीकरण का भी उन्होंने ख्याल रखा, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, लोग जानते ही हैं कि समता पार्टी की जब शुरुआत हुई थी तो लव कुश एक सामाजिक रूप से उसकी गोलबंदी की बात की जा रही थी। तो स्वाभाविक रूप से जब नीतीश जी को चुनना था कि किसी को मौका दिया जाए, तो उनको लगा उपेंद्र कुशवाहा को आगे लाएंगे तो जो जिस सामाजिक एकता को लाना चाहते थे, अपनी राजनीति का आधार बनाना चाहते थे, उसमें उनको बल मिल सकता था, ऐसा उनको लगा। और वाकई बल मिला भी। तो इस कारण से, मुख्य कारण यही है जिसके कारण उन्होंने मेरे ऊपर जवाबदेही दी। और इसके अतिरिक्त हम चूँकि शिक्षा से जुड़े हुए उस वक्त भी थे, हम कॉलेज में टीचर के रूप में तब भी काम कर रहे थे। तो हमारे मन में भी जो एक परिकल्पना समाज के प्रति रही है, इससे भी अवगत नीतीश कुमार जी थे। और एक अच्छा मैसेज बिहार में नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद उस वक्त गया, तो नीतीश जी को लगा होगा कि इनको बनाएंगे तो जो अभियान है उस अभियान में सफलता मिलेगी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। एक कहानी ये भी चलती है कि नीतीश कुमार के कहने पर ही आपने सरनेम लगाना शुरू किया, क्या इस बात में सच्चाई है? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार के कहने पे सरनेम लगाया ऐसा नहीं है, नीतीश जी ने ही सरनेम लगा दिया मेरे नाम के पीछे। हमको तो जानकारी भी नहीं थी। अखबार में जब मेरा नाम छपा उपेंद्र कुशवाहा करके, तो मुझको विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा नाम है। हमको तो लगा कि उपेंद्र प्रसाद सिंह हम हैं, तो ये और किसी का नाम होगा। और विषय था उस वक्त यूथ, उस वक्त जनता दल हुआ करता था। तो जनता दल में यूथ की कमेटी बनी थी, और उस कमेटी में हम भी पदाधिकारी थे। तो उसी कमेटी की सूची घोषणा के उपरांत जो अखबार में, उस वक्त तो अखबार ही ज़्यादा चलता था, तो अखबार में दूसरे दिन जो सूची निकली, तो सूची हम भी पढ़ रहे थे, तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा छपा हुआ था। तो मुझको नहीं लगा, मुझको लगा कि कोई और होगा। तो नीतीश जी से मुलाकात हुई घंटा 2 घंटा के बाद, तो बधाई दी उन्होंने। हमने कहा किस बात के लिए बधाई दे रहे हैं? तो अरे आप पदाधिकारी बन गए हैं ना। तो हमने कहा कि हम कहाँ पदाधिकारी बने हैं। उन्होंने कहा कि आप ही न है उपेंद्र कुशवाहा। तब मुझको जानकारी हुई कि उपेंद्र प्रसाद सिंह उपेंद्र कुशवाहा बना दिए गए हैं। तो नीतीश जी ने उनके कहने पर हमने जोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने खुद ही जोड़ दिया, जिसकी जानकारी भी मुझको बाद में हुई। चलिए, आपके और नीतीश कुमार के रिश्तों पर अगर कोई कहानी लिखने बैठे तो पूरी फिल्म बन जाएगी। वो बड़े भाई माने जाते हैं आप दोनों के रिश्ते में, और आपकी भूमिका छोटे भाई वाली है। जब भी झुनझुना और लॉलीपॉप दे देते हैं तो बिलख कर आप रोने लगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अभी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी क्या रिश्ता है आपका नीतीश कुमार से? हमने देखा था कि राज्यसभा में MP बनने के लिए जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आप लोग गए थे तो नीतीश कुमार भी साथ थे। अब क्या सब नॉर्मल हो गया, सब ठीक है? देखिए, नीतीश जी से व्यक्तिगत रिश्ता मेरा कभी खराब नहीं रहा है। आप ठीक बता रही है, बड़े भाई हम हमेशा उनको दिल से मानते रहे हैं।
और काफ़ी कुछ राजनीति में उनसे सीखने का भी मुझको मौका मिला है और लंबे दिनों तक हमने काम भी उनके साथ किया ही है। तो हमेशा एक बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता मैंने भी निभाया है और उन्होंने भी उस रूप में मुझको स्नेह हमेशा दिया है। हाँ, ठीक है कि कभी बड़ा भाई अगर से कोई शिकायत होती है तो आदमी हाथ पैर पटकता ही है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि छोटा भाई के मन में कोई उस तरह का भाव आ गया हो। तो ऐसा नहीं है, एक अपनापन में ही हाथ पैर पटकने की बात हुई है जब भी, और उतना मेरा अधिकार है। किसी भी छोटे भाई का अधिकार होता है कि बड़ा भाई अगर थोड़ी कोताही करे तो छोटा भाई थोड़ा नखरा दिखाए, इसमें कोई ऐतराज़ किसी को नहीं होता है, परिवार में भी नहीं होता है। और नीतीश जी ने उसी रूप में हमेशा लिया कि कोई बहुत ऐतराज़ जैसा नहीं। हाँ, ठीक है, कभी हमने अपनी बात कही हो, मुझको लगा हो कि यह डिसीजन नीतीश कुमार जी का ठीक नहीं है, और बाद के दिनों में तो मुझको लगा कि मेरे लिए ठीक नहीं है वो एक विषय है, लेकिन जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए उनका डिसीजन सही नहीं है, तब भी हमने सवाल उठाने का काम किया है। तो इस कारण से उनसे कई बार रिश्ता उस रूप में बाहर जरूर दिखा होगा, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ता हमेशा उनसे ठीक ठाक रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। ठीक है, 2 साल वाला जो कार्यकाल है इसको लॉलीपॉप कहें, झुनझुना कहें या आइसक्रीम कहें सर? देखिए, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कौन लोग कहते हैं? जिनको शायद पता नहीं हो और पता भी हो तो जानबूझकर पता नहीं होने की नकल करते हों। उपेंद्र कुशवाहा तो लगभग 4 साल की सदस्यता राज्यसभा छोड़कर रिजाइन करके बाहर आ गया था ना। हम तो 6 साल के लिए फुल टर्म के लिए एक बार गए थे, और फुल टर्म में 2 साल से थोड़ा ही ज़्यादा हुआ था। तो लगभग 4 साल की सदस्यता जो छोड़कर बाहर आ गया हो, विधान परिषद की सदस्यता अभी थी, उसमें भी लगभग 4 साल 3 साल से थोड़ा ज़्यादा अभी सदस्यता बची हुई थी, उसको छोड़कर जब हम बाहर आने वाले हैं तो हमारे लिए 2 साल और 4 साल का कोई मतलब नहीं है। हम वैसे तमाम लोगों को कहना चाहते हैं कि इसकी लंबाई मत देखिए, गहराई देखिए ना। तो गहराई देखिए, लंबाई देखिएगा तो परेशानी होगी। ठीक है, मेन मोटिव क्या कुछ रहेगा? सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम पर आप सवाल उठाते रहे हैं, शिक्षा विभाग के विषय में भी आप बात रखते रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बिहार में स्वास्थ्य शिक्षक अनुदेशक हैं जो 8,000 की सैलरी पर सर काम कर रहे हैं। आपसे भी कई बार मुलाकात की है उन लोगों ने। इन तमाम मुद्दों पर बताइए, क्या कुछ करेंगे, बिहार के लिए क्या करेंगे, और अपने राज्यसभा कार्यकाल के दौरान किन मुद्दों को उठाएंगे? देखिए, यह बात सही है कि बिहार में विकास का काम नीतीश जी के रहते हुए बहुत कुछ हुआ है, लेकिन खास करके जो 2 विषय है जिसकी आप चर्चा कर रही हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर बहुत कुछ करना बाकी है। और खासकर जो गरीब घर के लोग हैं उनके लिए जब तक सरकार वहाँ नज़र नहीं आएगी मजबूती से शिक्षा में और स्वास्थ्य में, तब तक उनका भला नहीं हो सकता है। 2005 के पहले जो आरजेडी का शासन था, उस वक्त जो शिक्षा की स्थिति थी, उस वक्त जो स्वास्थ्य की स्थिति थी, उससे आज बेहतर स्थिति है, लेकिन जितनी अच्छी स्थिति होनी चाहिए उतनी अच्छी स्थिति आज भी नहीं है। इसको अब बोलने में कहीं कोई हिचक नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम जब भारत सरकार में मंत्री थे, एनडीए में थे, उन दिनों शिक्षा सुधार को लेकर हम आंदोलन कर रहे थे पार्टी की ओर से, और आंदोलन करते हुए जिन मांगों को हमने उस वक्त राज्य की सरकार के सामने रखने का काम किया था, जो 25 सूत्री डिमांड हमारा था, उन मांगों में से कई मांगें अभी राज्य की सरकार ने हूबहू मान ली है, लेकिन अभी सभी मांग जो 25 सूत्री डिमांड पत्र हमारा था उस पर अभी बहुत कुछ करना है। तो राज्य की सरकार धीरे धीरे कर रही है, लेकिन आगे बहुत कुछ करना है। स्वास्थ्य के मामला में भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो यह जो मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर हम पहले भी आंदोलन करते रहे हैं, हम सड़क पर भी आवाज़ उठाते रहे हैं, सदन में भी आवाज़ उठाते रहे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर हम सदन में फिर आवाज़ उठाएंगे। और इसके साथ साथ कॉलेजियम सिस्टम की बात आपने की है। कॉलेजियम सिस्टम तो देश के लिए समझिए कि एक ब्लैक स्पॉट है। लोकतंत्र, हमारे देश का इतना अच्छा लोकतंत्र, दुनिया भर में इसकी प्रशंसा होती है, और इस देश में लोकतंत्र पर इस तरह का ब्लैक स्पॉट, अब एक सबसे बड़ी संस्था लोकतंत्र में जुडिशियरी, उस जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यहाँ जज बनने
की जो प्रक्रिया है, जो प्रोविज़न है, उसमें कोई गरीब घर का बच्चा जज बन ही नहीं सकता है। और इसका नतीजा है कि दलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, यहाँ तक कि सवर्ण समाज के कोई ब्राह्मण भूमिहार परिवार का भी कोई बच्चा गरीब घर का है और उसके अंदर चाहे जितनी भी मेरिट हो, वह चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाएं, तो उनके लिए भी दरवाज़ा बंद है। अब ऐसी स्थिति के रहते हुए वहाँ बिल्कुल प्रजातंत्र है ही नहीं, वास्तव में लोकतंत्र है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जुडिशियरी की बहाली में इसको जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक लोगों को मुकम्मल न्याय गरीब लोगों को नहीं मिल पाएगा। और इसलिए, और यह बात सिर्फ हम नहीं करें, हमारे देश के कई राष्ट्रपति, इसके पहले वाले राष्ट्रपति जी ने भी अपनी बात कही इसी पर, अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने बात कही है, देश के कानून मंत्री ने यह बात कही है। तो कई कॉर्नर से यह आवाज़ उठ रही है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। तो कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करना निहायत ज़रूरी है और उसको समाप्त करके बाकी और लोगों का सुझाव अलग अलग हो सकता है। मेरा सुझाव है कि जिस तरह से एसपी कलेक्टर की बहाली के लिए खुली प्रतियोगिता होती है, उसी तरह से जज की बहाली के लिए खुली प्रतियोगिता हो। जो भी उसमें बैठे प्रतियोगिता की परीक्षा में compete करे वह जज बन जाए। तो यह हम चाहते हैं और इसके लिए भी हम पहले भी सदन में आवाज़ उठाते रहे हैं, सड़क पर आवाज़ उठाते रहे हैं और इस बार मौका मिला है, हम इस मुद्दा को लेकर भी आवाज़ मजबूती से उठाएंगे। ठीक है सर, 8,000 सैलरी वाले स्वास्थ्य शिक्षक अनुदेशक या फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में सोचते हैं आप? एक महीना 8,000 सैलरी में निकालना मुश्किल है। आपसे उन्होंने 2-3 बार मुलाकात की, लगता है कि निश्चित रूप से मिले हैं लोग और उनके साथ यह जस्टिस नहीं है। और मेरा व्यक्तिगत मेरी राय कहिएगा तो हम तो यह कहेंगे कि जो टीचर को वेतन जितना मिलता है वह भी बहुत उचित नहीं है। इस पर तो इसके बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, लेकिन वह भी बहुत उचित नहीं है। तो निश्चित रूप से जो आप बता रही हैं 8,000 में क्या होगा आजकल, तो बढ़ना ही चाहिए। तो सरकार गौर करेगी निश्चित रूप से इस पर। सर, 25 सूत्री मांग का आप जिक्र कर रहे थे और उस मांग की जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक बार फिर से नीतीश और आपके खट्टे मीठे रिश्ते मुझे याद आ जाते हैं। आपने जो मांग दी थी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक अंडरलाइन करके नीतीश कुमार की तरफ से भेज दिया गया, तो वो एक बार बताइए। अरे उसका कोई अर्थ है क्या? अब उसमें जो पर्चा छपा था तो पर्चा छपने में कहीं से कोई मिस्टेक, व्याकरण संबंधी गलती कहीं रह गई होगी, हो जाती है। अब उसको देख करके इशू जो है उस इशू पर नहीं बात करके और उसमें आदमी ढूंढ रहा था कि इसमें हर्षिकार हो गया कि दीर्घिकार हो गया, तो इसका कोई मतलब था क्या? अब सर थोड़ा लोकसभा चुनाव में आते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट में क्या हुआ? आपने उससे पहले जिस तरीके से सीट पर बातचीत चल रही थी, एक सीट मिली, आप खुद चुनाव मैदान में गए, लेकिन काराकाट में पूरा जो परिणाम आया वो आपके अनुरूप तो नहीं था। ऐसा क्या हुआ, कहाँ चूक हो गई? नहीं देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जानते हैं। नहीं, आपने और आप ही सिर्फ नहीं जानते हैं, सब लोग जानते हैं। जिनको आप दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए अब जिस प्रश्न का उत्तर सारे लोग जान ही रहे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हमको क्या देना है? नहीं, इसके जवाब में मुझे याद है कि आप जब पहली बार लोकसभा चुनाव के बाद पटना से दिल्ली आ रहे थे, एयरपोर्ट पे यही सवाल आपसे पूछा पत्रकारों ने, तो आपने कहा कि सबको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ, किसने किया और क्यों हुआ। अब ये तो हम चूँकि यहाँ से देख रहे हैं, पत्रकार हैं, वहाँ हमारे रिपोर्टर हैं, जो हमें मिल रही है जानकारी, उसके आधार पर हम लेकिन जो जनता है उसे भी तो जानना चाहिए ना कि काराकाट में क्या हुआ, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कोई छोटे नेता नहीं है सर। तो इसलिए हमने कहा ना, जो उस वक्त हमने उत्तर दिया था वही उत्तर आज भी मेरा है। ये बड़ा शॉर्ट है, उसको थोड़ा विस्तार से आप बताइए कि क्या हुआ, क्या दो की लड़ाई में हम सच बता रहे हैं। काराकाट क्षेत्र के लोग, बिहार के लोग और बिहार से बाहर भी जो लोग जानना चाहते हैं, जिनको जानना चाहिए, इस सवाल का उत्तर सारे लोग जान रहे हैं। तो जो सभी लोग जान ही रहे हैं, तो इस सवाल का उत्तर हम दें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात हमने उस दिन भी कही थी और आज भी हम इस सवाल के जवाब में यही कहेंगे। तो क्या पवन सिंह की वजह से मुश्किल हुई? हमने कहा ना कि किस कारण से क्या हुआ इस सबको पता है।
तो जब सबको पता है तो हम क्यों बोलें इस पर? पवन सिंह का नाम भी नहीं लेते, ऐसी क्या प्रॉब्लम है सर? नहीं, कभी गाना वगैरह सुनने की बात होगी तो जरूर नाम अभी भी लेने पूरी से बात हो क्यों गई, नाम परहेज- एक बार भी आपने नाम पवन सिंह लेने नहीं से लिया। क्यों परहेज होगा किसी का? पूरा चुनाव आपने निकाल दिया, एक बार भी पवन सिंह पर कोई सीधा हमला नहीं, सिर्फ कहे बीजेपी देख लें। ये जो है आप साइंस के जो स्टूडेंट विषय से जहाँ आर्ट्स का जिसका सवाल पूछ होता है, रहे देखिए हैं। हमारी आदत है, हमको अगर खेल के मैदान में फुटबॉल मैच के उद्घाटन में ले जाइएगा चुनाव के समय भी, तो वहाँ हम फुटबॉल मैच की बात करेंगे, हम वहाँ वोट नहीं मांग पाएंगे। खुद मेरी आदत है या मेरा स्वभाव उस तरह का है। तो जो विषय मुझसे संबंधित है उस पर हम बोलते हैं, जो विषय मुझसे संबंधित नहीं है उस पर हम नहीं बोलते हैं। तो उस वक्त हो या आज हो, जो सब्जेक्ट मेरे सिलेबस से, जो हम कॉलेज में टीचर भी हैं, तो हम सब्जेक्ट पर ही बात करते हैं, सिलेबस से बाहर की बात नहीं करते। अच्छा, उसमें एक और बात लोकसभा चुनाव के दौरान कही जा रही थी कि सर कि दो चीज़ें हुई थी कि एक आपको लोकसभा का टिकट दिया गया था और एक एमएलसी की सीट भी मिली थी। तो उसे लेकर क्या अभी आगे कोई बातचीत है कि वो एमएलसी की सीट आपके पास है, या आप चूँकि अब राज्यसभा आ गए हैं तो अब इस बात को ख़त्म कर दी गई है? ये भी सवाल अक्सर हमें कमेंट बॉक्स में लोग पूछते हैं कि क्या सारे पोस्टों पर उपेंद्र कुशवाहा ही रहेंगे? नहीं, सारे पोस्ट का क्या मतलब? अभी तो जब से एनडीए फिर हम आए हैं, नई पार्टी हमने बनाई, तब से तो एक ही पोस्ट की बात हुई और एक चुनाव जो हुआ। देखिए, जो आप एमएलसी वाली बात कर रहे हैं ना, उस वक्त ट्वीट किया था जो प्रभारी हैं बिहार के भारतीय जनता पार्टी के, उस वक्त उन्होंने ट्वीट किया था और उसमें लिखा ही हुआ था, उसको ठीक से अगर देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ था कि एक लोकसभा और एक काउंसिल एमएलसी की सीट, और एमएलसी की सीट व्हिच इज वेकेंट नाउ, जो अभी खाली है, यही वर्ड यूज किया गया था, अभी खाली है, उसके लिए हुआ था कमिटमेंट। तो जो खाली सीट थी वो भर गई ना अभी 1 महीना पहले, और उसी वक्त राज्यसभा की भी वैकेंसी हो गई थी। तो जो बातचीत हुई उसके आधार पे वह जो कमिटमेंट था, आप लोगों को, जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए यही है कि राज्यसभा की जो बात हुई नई बात हो गई, तो उसके साथ ही वह जो कमिटमेंट था वह पूरा हो गया या ख़त्म हो गया, जो कहिए, लेकिन अब अंत हो गया उसका। एक और चीज़, चूँकि आपने कहा कि मुझे जिस प्रोग्राम के लिए बुलाएंगे तो मैं जवाब उसे, आप जेडीयू में थे सर, संसदीय बोर्ड की आपको पूरी कहें तो एक तरह, लेकिन आप वहाँ से जब निकले तो आपने कहा कि जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी, मुझसे पूछा नहीं जा रहा था कुछ। आपको लगता है कि जेडीयू में अब पहली वाली बात नहीं रह गई है, या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अब जेडीयू पर, नीतीश कुमार पर हावी हो रहे हैं, वो पीछे से जेडीयू को चला रहे हैं? क्या इस तरीके से कुछ जेडीयू के अंदर हो रहा है? अब देख लीजिए, अब दूसरी पार्टी का सवाल हमसे पूछ रहे हैं। नहीं, उस वक्त आप थे, हमने तो बस एक बात, दूसरी बात यह भी कि अब एनडीए में हम भी हैं, एनडीए में जेडीयू भी है, तो अब ऐसा सवाल मत पूछिए ना जिससे आप झगड़ा बढ़ा दीजिए, ऐसा सवाल मत पूछिए। अब झगड़ा जो है पहले था भी, उसको समाप्त कैसे हो, इस पर बात कीजिए। अब जेडीयू के बारे में हम क्या है अंदर नहीं है अंदर, उस पर टिप्पणी करने का क्या मतलब? सर, पता तो आपको सब है, केसी त्यागी के इस्तीफे पर भी आपने बड़ा बयान दिया कि जो चर्चाएं हैं उनमें दम है, बयान आपका वायरल हो रहा था सर केसी त्यागी पर। तो अंदर की बात तो आप जेडीयू में हो चाहे ना हो, पता आपको सब रहता है। अब हम कहाँ कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है, पता तो है ही, लेकिन हमको कब बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, अब इस पर तो अब मुश्किल है। ठीक है, बिहार से आगे बढ़ते हैं। अगर हम जातीय सर्वे की बात करें तो पूरे देश में जातीय सर्वे की मांग हो रही है। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जातीय सर्वे करवाएंगे। आपकी क्या धारणा है, बिहार में हो गया, देश में कब होगा? नहीं, हमारी पार्टी की तो स्पष्ट मान्यता है, हम तो कहते ही हैं कि बिहार में जनगणना हुई, जातीय जनगणना देश में भी होनी चाहिए। हम लोग तो पहले ही से कहते रहे, और बिहार में देख लीजिए, बिहार की कोई भी पार्टी मना नहीं कर रही है, इवन बीजेपी भी बिहार की। जब बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ था और एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में डेलीगेशन आकर प्रधानमंत्री जी से मिला था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल थे। तो बिहार की कोई भी पार्टी जातीय जनगणना से मना नहीं कर रही है, और सब कह रही है कि जातीय जनगणना हो, और सबने ऑफिशियल कहा, विधानसभा में प्रस्ताव पास करके कहा। तो सभी पार्टियों की बिहार में मान्यता है, सबका मानना है कि देश के स्तर पर होना चाहिए।
ठीक है, एक आध साल में उपेंद्र कुशवाहा के तेवर बदले बदले दिखाई देते हैं, सौम्य हो गए हैं, खुलकर कुछ नहीं बोलते हैं, फूक फूक कर कदम रखते हैं और लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते हैं, कोई भी किसी विवाद को जन्म नहीं देना चाहते हैं। क्या हो गया सर आपका? ये आपकी लर्निंग है या राजनीति बदल के देख रहे, थोड़ा अलग स्टाइल में राजनीति करके देख रहे हैं, क्या वजह है? अब कोई झगड़ा शुरू करने के लिए थोड़े हम राजनीति में हैं। तो कितने झगड़े आपने किए हैं सर अकेले नीतीश कुमार से? झगड़ा नीतीश कुमार जी से क्या हुआ वो हमने तो बता दिया ना कि बड़ा भाई छोटा भाई में कभी कभी नखरा चलता है, तो उस कारण से उसको तो छोड़ दीजिए। लेकिन कुल मिला जुला कर जो इशू था, हम जब आप एक चीज़ गौर कीजिए ना, हम पहले या आज हम एनडीए के साथ पहले भी थे, बीच में नहीं थे, अब हैं। तो अब जब थे तब भी, नहीं थे तब भी, आज फिर से हैं तब भी, जो इशू हमारा है उस इशू से कभी डेविएट किए हैं क्या? हम कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हमेशा बोलते रहें, चाहे हम बीजेपी के साथ हों चाहे बीजेपी के साथ नहीं हो। तो हमारा स्टैंड तो कुछ खास इशूज़ पर हमेशा एक तरह का रहा है, इसमें कुछ बदला हुआ जैसा नहीं है। अगर बदला हुआ जैसा होता तो अभी हम जातीय जनगणना पर कुछ डिफर होकर कुछ बात करते ना। हम तो सीधी बात करें कि जातीय जनगणना देश के स्तर पर होनी ही चाहिए। हम तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कह रहे हैं कि इस पर निश्चित रूप से बदलाव होना ही चाहिए। तो हम ऐसा थोड़े है कि हम बीजेपी के साथ होने पर कुछ और बोलते हैं, अलग होने पर कुछ और बोलते हैं। कभी हमने बदलाव नहीं किया। जो पब्लिक का इशू है वो तो हम चाहे जहाँ रहे उस इशू के साथ हम रहेंगे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो SC/ST को लेके ऑब्जर्वेशन है, कोटे में कोटा, क्रीमी लेयर वाला, उस पर आपकी क्या राय? खुलकर आपने कुछ नहीं बोला है सर, आप कह रहे हैं कि मैं बोलता रहता हूं, लेकिन जिस अंदाज में चिराग पासवान बोल रहे हैं वैसे आप नहीं बोल रहे हैं, आप थोड़े शांत दिखाई देते हैं। नहीं, देखिए उसमें दो बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने। एक तो सब कोटा की बात कही है और दूसरा क्रीमी लेयर की बात कही। सब कोटा वाली बात जो है उसमें दम है, चाहे OBC का इशू हो या फिर SC/ST का इशू हो, उसमें ऐसा माना जा रहा है। बाकी तो एनालिसिस से स्टडी होने के बाद ही पता चल पाएगा कि सच क्या है। ऐसा माना जा रहा है कि इस कैटेगरी में कुछ जातियां हैं जिन्होंने ज़्यादा लाभ ले लिया है और कुछ है जिनको लाभ नहीं मिल पाया है, तो लाभ उनको भी मिलना चाहिए। और इस दृष्टि से अगर सब कोटा बनाने की बात होती है तो उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझको भी ऐतराज़ नहीं है, हमारी पार्टी को ऐतराज़ नहीं है। और आप सब लोगों को मालूम है, देश को लोगों को सबको मालूम है कि बिहार में यह काम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने शुरुआती दिन से कर दिया था। जब बिहार में OBC के लिए रिजर्वेशन उन्होंने लाया था, उसी समय 2 ग्रुप बना दिया था, Annexure 1, Annexure 2। तो OBC में बिहार में बना हुआ है, देश के स्तर पर बने, इसके लिए यहाँ भी आयोग बना। अभी तक पता नहीं क्या हुआ उसको, रिसेंटली नहीं मालूम मुझको, लेकिन आयोग बना हुआ है, कुछ कर रहा है। तो SC/ST में भी अगर लगता है किसी स्टेट को एनालिसिस के बाद कि किसी खास जात ने ज़्यादा हिस्सा ले लिया और किसी को बिल्कुल नहीं मिला, इस दृष्टि से अगर सब कैटेगरी बनता है तो बनना चाहिए। हाँ, क्रीमी लेयर वाली बात जो है, यह बात SC/ST के रिजर्वेशन में अभी कहना बिल्कुल उचित नहीं है। और इस पर हम क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है कि कोर्ट का जो कुछ भी कहना है उसको सरकार मान ले, कोई ज़रूरी नहीं है। और ज़रूरी नहीं है मतलब कि हम नहीं मानेंगे। हालांकि स्टेट का है, स्टेट को कहा है कि आप अपने स्टेट में जो डिसीजन लेना चाहिए ले सकते हैं, लेकिन क्रीमी लेयर का कहना के बारे में कोर्ट का कहना उचित नहीं है, हम इससे डिफर करते हैं। ठीक है, वक्फ संशोधन बिल पर क्या कहेंगे? JPC में है फिलहाल, बोलिए। हाँ, वो JPC में है। अब JPC पूरा स्टडी करके क्या रिपोर्ट देगी और उसके बाद किस रूप में फिर आवेगा, तो उस रूप में, उस स्वरूप में आने दीजिए, तब की बात होगी ना। उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार में इतनी सारी पार्टियां पहले से ही हैं और जब गठबंधन भी होते हैं तो गठबंधन की पार्टियां पढ़ने में ही बहुत लंबा वक्त लगता है। अब प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को एक पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, क्या आप संभावनाएं देखते हैं प्रशांत किशोर की बिहार की राजनीति में? देखिए, अभी पहले पार्टी आने तो दीजिए। नहीं, वो तो 2 साल तक सड़कें नापी उन्होंने और उनका दावा है कि मैं तो होमवर्क के बाद आ रहा हूँ पार्टी। लेकिन पहले पार्टी आने दीजिए, बच्चा का जन्म होने दीजिए, उसके बाद में उसके बारे में कोई जन्म पत्री लिखिएगा। अभी तो जन्म भी नहीं हुआ है, नहीं तो आने दीजिए पार्टी। इसका मतलब है कि आप संभावनाएं हैं इस बात? हम अभी कुछ नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि आने दीजिए, फिर उस पर देखेंगे कि क्या हो सकता है। प्रशांत किशोर बहुत लंबे समय से अब बिहार में हैं और देश की राजनीति में वो एक जाना माना नाम है।
आपका प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचना है कि अभी तक जो उन्होंने पारी खेली कैंपेन डिज़ाइनर के तौर पे, रणनीतिकार के तौर पे, अब वो एक नेता बनने जा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर को इतने दिनों से ऑब्जर्व करने के बाद आपकी क्या वो बनने जा रहे हैं, पहले बनने दीजिए फिर इस पर बात होगी। अभी बनने जा रहे हैं कि प्रोसेस में हैं, तो बन जाएंगे, उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या उस पर होना है नहीं होना है। तो एक चीज़ और, राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि बिहार की सभी पार्टियां उसके पक्ष में हैं, आप भी उसके पक्ष में हैं, लेकिन ज़्यादातर रीजनल पार्टीज़, लगभग सभी रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो अपनी पॉलिटिक्स को, उनकी पॉलिटिक्स की जो ज़मीन है वो यही है, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी इसको अपना एजेंडा बना लिया है। आपको नहीं लगता कि रीजनल पार्टीज़ के अस्तित्व पे ही खतरा हो जाएगा अगर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी इस वोट पे अपना अधिकार कर लेगी तो? नहीं, कांग्रेस इस कोशिश में कभी सफल होने वाली नहीं है। कांग्रेस का पूरा जो इतिहास रहा है, आप देख लीजिए ना, अगर इसी इशू पर बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा, जब आज़ादी के बाद से जो आयोग बना पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड, पहले सबसे पहला आयोग बना, उसकी रिपोर्ट को रद्दी टोकरी में डाल दी। बाद में फिर कोई सरकार, दूसरी सरकार आई जिसने एक और आयोग बना दिया, उस आयोग की रिपोर्ट पर भी कांग्रेस ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। जब कांग्रेस से अलग हटकर कोई सरकार बनती है, बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तब उस पर कुछ एक्शन होता है, डिसीजन होता है। बाद में चल कर के भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार आती है, तब जा कर के कुछ ओबीसी के बारे में नई बात आती है। कांग्रेस ने तो कभी कुछ नहीं किया। तो कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है, वोट जरूर लेने के लिए, पहले इनको वोट मिलता ही था, खास करके एससी दलित वोट तो कांग्रेस का एकाधिकार होता ही था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इन वर्गों के लिए कभी कुछ नहीं किया है, और ख़ास करके मन से बिल्कुल नहीं किया है। हाँ, कभी प्रेशर में या कभी लगा हो कि तत्काल लाभ मिलने वाला है तो इस दृष्टि से किया हो, अदरवाइज कांग्रेस ने तो हमेशा उपेक्षा ही की है जो ओबीसी समाज के लोग हैं या वंचित समाज के लोग हैं। तो कांग्रेस अभी बोल रही है, इस बात को लेकर के उनके ऊपर लोग भरोसा कर लेंगे और उनको वोट दे देंगे, फिलहाल यह संभव नहीं। लोकसभा चुनावों में तो एक भरोसा दिखाया ही है, लगभग डबल कर ली कांग्रेस पार्टी ने अपनी कारण सीटें। अलग अलग राज्य में अलग अलग कारण है, उसका मूल कारण यह नहीं है। अलग अलग राज्य में उन्होंने कर लिया, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ गई है, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग कारण, उसके चलते उनकी संख्या बढ़ी है, इस वजह से संख्या नहीं बढ़ी। एक सवाल और कि ये एनडीए सरकार को इन दिनों लोग यू टर्न लेने वाली सरकार के रूप में बहुत उसका कह रहे हैं कि यार ये मोदी जी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, यू टर्न सरकार बन गई है। आपको क्या वजह लगती है कि अग्निवीर, लेटरल एंट्री, वक्फ बोर्ड संशोधन, मोदी जी जो अपने फर्म डिसीजंस के लिए जाने जाते थे, इन दिनों उनको अपनी हर चीज़ पे यू टर्न लेना पड़ रहा है? नहीं, यू टर्न लेने जैसी बात उस रूप में इसकी व्याख्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर किसी भी बात पर कोई डिसीजन और उस पर कभी कोई न सुने, कितना भी कुछ कहता है, परिवार में ही कोई गार्जियन कोई डिसीजन ले और परिवार के सभी लोग कुछ भी कहते रहे, वो बिल्कुल डटा रह जाए, तो उसको भी कुछ न कुछ संज्ञा दे देंगे लोग कि तानाशाह हो गया, क्या हो गया। और अगर परिवार के लोगों की बात सुन करके थोड़ा लचीला वाला रुख अपनाए, तब भी आरोप लगेगा कि यू टर्न लेने वाला हो गया। देखिए, लोग तो कुछ भी कीजिएगा तो कुछ कहेंगे, लोगों की बात तो छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी जब किया है, सोच समझ कर किया है, और उस तरह का डिसीजन, जिस डिसीजन पर उनको लगा कि देश के इंटरेस्ट में है यह डिसीजन, उस पर हमेशा अडिग रहे हैं। लेकिन कभी लगा, अब एक तो है कि गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन की सरकार में अलग अलग दल के लोग हैं, उनकी राय पर भी ध्यान तो देना ही पड़ेगा। तो इस ख्याल से अगर कभी उनको पुनर्विचार करना पड़ा, तो इसको लेकर के यू टर्न जैसा वर्ड यूज करना मुनासिब नहीं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी इस वक्त चूंकि एक महत्वपूर्ण घटक दल हैं एनडीए सरकार का, तो उनके पास ये ताकत है, ये पावर है, और उन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि वो केंद्र से बिहार के उन अधिकारों को मांग सकें और बिहार के उन
स्पेशल स्टेट से लेके और तमाम जो बिहार के बारे में वो केंद्र से मांगते रहे हैं, तो ये उनके लिए इस वक्त ये परफेक्ट टाइम है नीतीश कुमार के लिए अपनी उस सौदेबाजी का। देखिए, एक तो है कि इस तरह की सौदेबाजी की ज़रूरत नहीं है। अभी जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खुद ही संवेदनशील सरकार है। और अभी आपने देखा जो बजट आया उसमें बिहार के लिए और आंध्रा के लिए, बिहार की ही बात करें तो सब लोगों ने सराहा है। कई दूसरे स्टेट के लोगों ने तो आरोप ही लगा दिया है कि बिहार का बजट है, आंध्रा का बजट है, देश का बजट नहीं। तो बिहार के लिए बहुत कुछ प्रधानमंत्री जी ने खुद ही किया है। हाँ, लेकिन अगर आप नीतीश जी के तरफ से कह रहे हैं कि नीतीश जी इस ताकत में है कि कर सकते हैं, तो इस सवाल का उत्तर है कि हाँ, नीतीश जी को करना चाहिए। क्यों नहीं? अपने स्टेट के इंटरेस्ट में अगर लगे कि हम थोड़ा दबाव बनाएं और स्टेट के लिए बहुत कुछ हो सकता है, तो क्यों नहीं करना चाहिए? इसमें क्या बुराई है? करना ही चाहिए। जितनी चर्चा आपकी सीट की यानी कि काराकाट सीट की बिहार में हुई, उससे ज़्यादा चर्चा देश भर में अमेठी सीट की हो रही है। स्मृति ईरानी के साथ आपका काम करने का 2014 का अनुभव है। लोग कहते हैं कि स्मृति ईरानी बहुत रूड हो गई थी और इसी का उनको नुकसान हुआ। आपको क्या लगता है 2014 की स्मृति और 2024 की स्मृति में क्या अंतर था कि जो उन्होंने तेज दिखाया था 14 में अमेठी में, जो रिजल्ट दिया 19 में अमेठी में, 24 में बिल्कुल नतीजे अलग रहे? क्या लगता है सर, बताइए। देखिए, उतना तो हम अमेठी के बारे में मुझको स्मृति ईरानी के साथ काम किया हाँ, आपने। स्मृति ईरानी जी, अब जो आदमी का स्वभाव सबका अलग अलग होता है ना, तो उनका है ही थोड़ा इस तरह का जो आप बता रही हैं, तो इस तरह का स्वभाव है ही। और किसी को भी, सामने वाला को एकदम इस तरह से बोल देना, तो तब भी था और आज भी है। अब भले उसका नुकसान हो गया हो वहाँ उनको, मुझको नहीं मालूम, लेकिन उस तरह का स्वभाव तो है ही थोड़ा। तो 2014 में आप दोनों एक ही मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, तो क्या अनुभव रहा आपका सर? देखिए, काम करने के अनुभव में मेरा इस मामला में कोई मतलब निगेटिव अनुभव नहीं है। कोऑपरेटिव हैं और हमने जो महसूस किया और काम हम सब लोग मिलजुल कर करते थे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपकी राजनीति को लेकर कई सारे राजनीतिक विश्लेषक और ख़ासकर आपके आलोचक मानते हैं कि इतना लंबा अनुभव आपका राजनीति में रहा, लेकिन राजनीतिक ठहराव में थोड़ी चूक हो गई। उनको आप क्या कहेंगे? कई सारी पार्टियों का आपने गठन किया, कईयों के साथ रहे भी, और अब ये आरएलएम में एक आरएलएम को आपने फॉर्म किया है। ये इसके ठहराव के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, पूछते हैं, अक्सर ये सवाल आता है। देखिए, अनुभव से तो आदमी सीखता ही है। हर कोई को अपने अनुभव से सीखना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़, जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं उनके लिए जब भी यह बात ठीक है कि हमने डिसीजन से लिए हैं और ठहराव की बात जो कर रहे हैं उसका थोड़ा अभाव रहा है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके पीछे का कारण जो रहा है उस पर जरा सा लोगों को गौर करना चाहिए। कई लोग हैं आज की राजनीति में जिन लोगों ने भी समय समय पर रास्ता बदला है, लेकिन उनका रास्ता बदलना और मेरा रास्ता बदलना दोनों में फ़र्क रहा है। फ़र्क यह है कि सामान्य तौर पे लोग संघर्ष करते हैं सड़क पे, और कभी सत्ता की ओर कुछ अगर मिलता हुआ दिखता है तो उधर लोग चले जाते हैं, तब बदलाव लोग करते हैं। मतलब संघर्ष से सत्ता के लिए बदलाव करते हैं, कुर्सी के लिए बदलाव करते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ने जब जब बदलाव किया है तो कुर्सी छोड़कर सड़क पर आया है। आप गौर कीजिएगा, हम राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर आए थे, तब हम सदन में थे, छोड़कर सड़क पर आए थे। हम विधान परिषद की सदस्यता इस बार छोड़ करके सत्ता में थे और हम सड़क पर आए। हम भारत सरकार में मंत्री थे, तब हम छोड़ करके सड़क पर आए। तो हमने जब जब बदलाव किया, सत्ता से, कुर्सी से, जनता के बीच में, और बाकी और लोगों का सामान्य तौर पे जो होता है संघर्ष छोड़ करके सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए बदलाव होता है। तो मेरा बदलाव और बाकी लोगों का बदलाव, इसमें अंतर है। लेकिन इस बात से हम सहमत हैं कि ठहराव की कमी का नुकसान मुझको हुआ है, जिसमें कोई दो राय नहीं। 2018 में जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सर, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही कि सामाजिक न्याय के एजेंडे को पीछे किया जा रहा है और देश में आरएसएस के एजेंडे को लागू किया जा रहा है, और आपने इस्तीफा दे दिया। चौंकाते हैं आप वाकई अपने राजनीतिक फैसले से, तब जब सत्ता के शिखर पर थी भारतीय जनता पार्टी, अकेले दम पर आप ये बड़ा फैसला लेते हैं।
आपको लगता है कि दोबारा जब आपकी वापसी एनडीए में हुई है तो क्या आरएसएस के एजेंडे से भारतीय जनता पार्टी अलग जा रही है? क्योंकि आपका ही बयान था सर 2018 देखिए, में। एक बार तो आप देश भर के लोगों को मालूम है, बिहार के लोगों को विशेष रूप से मालूम है कि विधानसभा के चुनाव के समय जो रिजर्वेशन पर आ गया था बयान आरएसएस की ओर से, तो उसका कितना नुकसान हुआ। लेकिन अब जो आरएसएस का भी बयान आया, अब इधर हाल के दिनों में जो आया है रिजर्वेशन के खिलाफ, कहीं अब बयान नहीं आया। तो अब जब रिजर्वेशन के पक्ष में लोग बोल रहे हैं तो हम क्यों नहीं उनके साथ सहमत हों, और जब रिजर्वेशन के खिलाफ बोल रहे थे तो हम क्या, बाकी लोग भी उनसे असहमति रखने लगे थे। तो जो हम चाहते हैं, जैसा सोसाइटी हम चाहते हैं, उस तरह की बात कोई करने लगे तो मुझको अच्छा लगेगा, और उससे अलग कोई बात करने लगे मेरा निकट का भी कोई व्यक्ति तो हमको बुरा लगेगा। यही अंतर रहा है, बाकी और कोई अंतर नहीं। एक और सवाल सर, जब सरकार बन रही थी महागठबंधन की, तब आप उसमें किंग मेकर की भूमिका में थे, अक्सर आप सामने आकर बयान देते थे। वो क्या माजरा था? आपने नीतीश जी को ऐसा क्या कहा था कि चलिए उस तरफ चलते हैं, और तेजस्वी यादव के साथ सरकार बन गई थी, फिर आपकी नाराजगी भी धीरे धीरे सामने आई थी, क्या मामला क्या था सर? नीतीश जी महागठबंधन की ओर जो उस वक्त गए, नहीं, उसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हाँ, थी, ठीक आप है, लगातार बयान दे रहे थे मीडिया में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम उससे कहीं डिफर नहीं कर रहे हैं। आज भी हमसे भी जो बात हुई 1 to 1 भी नीतीश जी से उस समय, या उस समय की पार्टी के जो दूसरे लीडर, राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह थे, तो सबसे जो बात हुई उसमें उस प्रस्ताव से हमने भी सहमति व्यक्त की थी कि महागठबंधन के साथ जाने का डिसीजन है तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलना चाहिए। लेकिन किसके कहने पर गए, नीतीश जी ने खुद ही बाद में बयान दे दिया, बता दिया कि किसके कहने पर हम चले गए थे। कहने वाले में हम शामिल नहीं थे, लेकिन उस निर्णय से हम असहमत थे ऐसा भी नहीं है, यह बात भी बिल्कुल सही है। बाद में असहमत क्यों हुए? असहमत हम तब हुए, देखिए सरकार में नीतीश जी गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में सरकार बनी, नीतीश जी मुख्यमंत्री वहाँ भी रहे, तो ऐसी स्थिति के रहते हुए तो हम सहमत थे ही। लेकिन महागठबंधन में जाने के कुछ दिन के बाद जो नीतीश जी बोलने लगे, अब बिहार हम उनके हाथ में सौंपेंगे आगे, जिनके हाथ में बिहार 2005 के पहले बर्बाद था। सीधे तौर पे नीतीश जी ने कहना शुरू किया था कि हम इसी के हाथ में अब सौंप कर बिहार को छोड़ देंगे। तो जब उसके हाथ में सौंपने की बात नीतीश जी करने लगे, तब एतराज मेरा हो गया। नीतीश जी के लीडरशिप में बिहार चलने की बात जब तक होती मेरा कोई एतराज नहीं होता, लेकिन नीतीश जी ने खुद ही कहा कि बिहार हम अब आरजेडी के युवराज के हाथ में सौंप देंगे, तब मेरा एतराज शुरू होता है, और इस बात को हम आज भी स्वीकार कर रहे हैं। राजनीति में सर कोई उम्र नहीं होती, मतलब रिटायर नहीं होता कोई भी पॉलिटिशियन। नीतीश कुमार के बारे में भी केसी त्यागी ने बयान दिया कि वो पीएम कैंडिडेट नहीं हैं, पीएम मटेरियल ज़रूर हैं। आप मानते हैं नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं या पीएम कैंडिडेट हैं? इस पर आपका क्या कहना? आखिरी सवाल। देखिए, हम तो पहला आदमी थे जेडीयू में जाने के बाद जिसने पहली बार जेडीयू में जब हम गए तो पहली बार हमने ही यह स्टेटमेंट दिया था कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, हमने ही कहा था। तो केसी त्यागी जी की बात से हम सहमत हैं, लेकिन पीएम मटेरियल, अब यहाँ आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं 2 दर्जन लोग, इसमें से भी बहुत सारे लोग हैं जो पीएम बनने की योग्यता रखते हैं। तो योग्यता रखना, उस योग्य होना अलग बात है, और इसका मतलब यह थोड़े हो गया कि यहाँ बैठे हुए जितने लोग पीएम या सीएम होने के लायक हैं, अब सब लोग जाके दावा कर रहे हैं अपने स्टेट में कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। दावा करना, अब जिस गठबंधन में जिस पार्टी में है वहाँ उस पोस्ट पे जाना ये एक अलग विषय है, और योग्य होना अलग विषय है। तो नीतीश जी हैं, इसमें कहाँ कोई दो राय है। ठीक है, 2019 में सर एक नारा लगा था, बिहार का सीएम कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। माना यह जाता है कि नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता के आपकी नज़र बिहार की सीएम वाली कुर्सी पर थी। सीएम दावेदारी पर क्या कहेंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा कभी बिहार के सीएम बनते दिखाई देंगे? देखिए, हमने खुद कभी नारा नहीं लगाया कि बिहार का सीएम कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा। लोग लगाते थे उस वक्त, और आज भी लगाने वाले लगाते। मैं बताती हूँ सर, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में छोटा सा गठबंधन आपने बनाया था, उसमें एआईएमआईएम भी थी, अन्य दल भी थे, और उसके सीएम जो हैं दावेदार आप थे। सीएम निश्चित रूप से तो जो गठबंधन उस वक्त बना था, उस गठबंधन में जितनी पार्टियां थी सबने मिलकर मुझको प्रोजेक्ट किया था, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप योग्य मानते हैं खुद को? अभी आपने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया, योग्य होना और बन जाना फर्क है, तो आप योग्य हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे? योग्यता की बात खुद से नहीं की जाती है।
अब आपको लोग देखेंगे आज तक पर, बिहार तक पर, तो लोग ना डिसाइड करेंगे कि आप एंकरिंग कितना अच्छा कर रही हैं। खुद से कहना कि हम एंकरिंग बहुत अच्छा करें, हम योग्य हैं, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, राहुल गांधी के जाति पर एक टिप्पणी हुई थी सदन के अंदर अनुराग ठाकुर के द्वारा, क्या लगा आपको, ठीक है गलत है? देखिए, हम तो जनरल बोलते रहे हैं कि राजनीति में आप किसी पार्टी में रहिए, कहीं रहिए, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, कितना बोलना चाहिए, विरोधी के खिलाफ भी बोलना है तो एक मर्यादित भाषा में बोलना चाहिए, कितनी दूरी तक बोलना चाहिए, ये हर व्यक्ति पर लागू होता है और हर आदमी को उसी सीमा में बात करनी चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति हो। उपेंद्र कुशवाहा जी, मेरा नाम ऋषिराज है। पहला तो यही सवाल कि राजनीति तो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि बिहार की सियासत, जब आप महाराष्ट्र की सियासत होते देखते हैं, मध्य प्रदेश की सियासत देखते हैं, गुजरात की सियासत देखते हैं, तो उससे बहुत पीछे खड़ी है बिहार की सियासत। और बिहार को गर्त में ढकेलने में आप कितना भी जिक्र करिए एक दौर का, लेकिन बिहार उसके बाद भी बहुत किसी मुकम्मल जगह पर तो नहीं पहुंचा बीते 20-22 साल के शासन में। तो बतौर बिहारी जब हम लोग बाहर निकलते हैं और जब देखते हैं लोगों को ट्रेन में धक्के खाकर लौटते हुए देखना, एक नेता नहीं मिलता है जो खड़े होकर ये बात कहे कि भाई हमारे लोगों को क्यों लाठी मारा जाता है स्टेशन पर, क्यों उन्हें बाथरूम में बैठ कर आने को मजबूर होना पड़ता है पर्व त्योहार पर, क्यों एक्स्ट्रा ट्रेनें नहीं चलाई जाती हैं, राज्य की सरकार क्यों नहीं किराए पर ट्रेनें लेकर चला लेती है अपने लोगों के लिए। तो क्या लगता है ये कब बदलेगा? हम धक्का खाना बंद कब करेंगे, हम गाली खाना कब बंद करेंगे? देखिए, दो बात है। एक तो माफ़ कीजिएगा, हम लोग खुद हीन भावना से ग्रसित होते हैं। हम कंपेरिजन क्यों करते हैं? महाराष्ट्र में क्या राजनीति में होता है हम लोग नहीं देख रहे हैं क्या? स्टेट तो डेवलप है ना सर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट टू का एवरीथिंग। डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट के मामला में थोड़ा कंपेरिजन करें तो कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन आप सबअर्बन ट्रेन में चढ़ कर देख लीजिए तो महाराष्ट्र में कि किस स्थिति में वहाँ लोग धक्का खाकर ट्रेन में चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग ही बस के छतों पर चलते हैं। आप दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरिए ना, और उतरने के बाद जो बस में ठूस के चढ़ा देता है, वो बिहार है क्या? हम बिहार के लोग अपने को उस रूप में हीन भावना से ग्रसित होकर मत देखें। हाँ, कुछ मानक है जिस मानक पर बिहार निश्चित रूप से विकास के मामला में पीछे है, इसमें कहाँ कोई दो राय, और आगे होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनके मुकाबले बिहार को आगे जाना चाहिए, यह ठीक है। और इसके लिए सिर्फ हम या कोई सिर्फ यह कहे कि पॉलिटिकल लोग या राजनीति करने वाले लोग ही दोषी हैं, ऐसा नहीं है। इसमें गिरावट आई है तो समाज के सभी सेक्टर के लोगों की ओर से गड़बड़ी हुई। आज स्कूल की बात हम करते हैं, स्कूल में जिस वक्त हम लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी होते थे, भले स्कूल में उस वक्त छत नहीं हुआ करती थी, हम लोग खुद अपनी चटाई और बोरा लेकर जाते थे, बैठते थे, लेकिन पढ़ाई आज से बहुत अच्छी होती थी उस वक्त। इसको स्वीकार करने में कहाँ कोई दिक्कत है, लेकिन उस वक्त समाज के लोग भी स्कूल में एक तरह से कहिए कि तमाम तरह की व्यवस्था सोसाइटी करता था। आज एक चापाकल खराब हो जाए स्कूल का, नट अगर गिर जाए तो इंतज़ार गांव के लोग करते हैं कि मुखिया जी आएंगे, बीडीओ साहब आएंगे, तब चापाकल में पानी आएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। स्कूल की छत बरसात में चूने लगती थी तो हम लोग के पिताजी और बाकी गांव के लोग मिलकर उसकी मरम्मत कराते थे। सोसाइटी ने भी अपने दायित्वों का निर्वहन छोड़ दिया है, सोसाइटी को भी आगे आना पड़ेगा। आज हर स्कूल में सरकार ने व्यवस्था कर दी है, वहाँ कमेटी बनी हुई है, शिक्षा समिति बनी हुई है। शिक्षा समिति में कौन लोग हैं? जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता उसमें हैं, लेकिन एक दिन लोग स्कूल की मीटिंग में जाएंगे क्या? नहीं करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को यह अधिकार दिया गया है, लोग नहीं कर पाते हैं। देखिए, जब से बन गया, कानून बन गया बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा 6 साल से 14 साल बच्चों को देना ही है सरकार को, तब से जो एक्ट है उसको आप डिटेल अगर पढ़ लीजिए, उसको ही 100% इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो उसके लिए समाज के लोग दोषी नहीं हैं क्या? सभी दोषी हैं। ऐसा कह के हम यह नहीं कह रहे कि पॉलिटिकल लोग दोषी नहीं हैं, पॉलिटिकल लोग तो दोषी हैं ही।
और शिक्षा की व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है तो कोई आज की सरकार के ऊपर नहीं, 1980 के आसपास से यह व्यवस्था हुई। आज की सरकार ने तो बहुत सारा डिसीजन लिया है, जिस डिसीजन का परिणाम अब हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था में अब बहुत कुछ सुधार की बात हुई है और हो रही है। मेरे कहने का मतलब है कि सब लोगों को मिलकर सोचना चाहिए, और कहीं अगर बिहार के मामले में एक बिहारीपन का भाव हम लोगों के अंदर होना ही चाहिए, हम जहाँ भी रहे। आज ही हम किसी अधिकारी से बात कर रहे थे, हमने कहा कि जब यूपीएससी का रिजल्ट पब्लिश होता है, उस वक्त जब अखबार में खबर होती है या मीडिया में खबर चलती है कि बिहार के इतने बच्चों ने आईएएस compete किया, तो बड़ा अच्छा लगता है हम सब लोगों को कि इतने लोग अब कलेक्टर बन गए, अलग अलग कैडर में जाएंगे। लेकिन रिजल्ट के दिन तक सबको मालूम है कि हमारे बिहार का कोई व्यक्ति आईएएस बन गया। आईएएस बनने के बाद अगर उनका कैडर उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद कम लोग हैं जो फिर झांकने जाते हैं बिहार में, नहीं जाते हैं झांकने बिहार में। उनका दायित्व तो नहीं है क्या? जहाँ की मिट्टी में पले बढ़े सब कुछ हुआ, अब आप जब अफसर बन गए, बड़े अफसर बन गए, कौन डिपार्टमेंट है भारत की सरकार में जिसमें की पोस्ट पर बिहार के लोग आईएएस अधिकारी लोग नहीं बैठे हुए हैं? तो देश भर का काम मंत्री से ज़्यादा दायित्व उनका होता है। व्यवहार में हम बात कर रहे हैं, मंत्री डिसीजन कुछ भी लेता है, पॉलिसी मैटर, इम्प्लीमेंट कौन करता है? और इम्प्लीमेंट करने वाले बिहार के लोग सब जगह बैठे हुए हैं। तो हर अलग अलग जो उसका फैक्टर है, अलग अलग चीज़ें हैं, उस पर ध्यान देना पड़ेगा और सब लोगों को अपने ऊपर इस दायित्व को लेना पड़ेगा। सर बहुत बेबाकी से आपने इस बात का जवाब दिया, अच्छा लगा। तो मैं इसी बेबाकी से चाहूँगा कि आप मुझे आज के दौर के बिहार के सियासत के 5 पसंदीदा अपने चेहरे बताइए। अब लीजिए, ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, कोई तो पसंद होगा। उपेंद्र कुशवाहा के अलावा कोई तो पसंद होगा। 5 बोल देंगे तो छठा आदमी तो फिर हमसे तो होने दीजिए, अरे आपको इस बात की थोड़ी चिंता है। चिंता नहीं हो, तब चिंता नहीं हो जब इस बात से कोई फायदा होना हो। अब 5 हम नाम ले लें, इससे फायदा तो कुछ नहीं है, घाटा मेरा हो जाएगा। अच्छा, एक अगर फायदा होना हो तो हम रिस्क ले सकते हैं। अच्छा, एक तो बता दीजिए कम से कम, आपको अभी देखते हैं जब बिहार की सियासत अपने आप को अलग करके, तो एक वो चेहरा कौन सा? देखिए, हम तो 5 में एतराज कर रहे थे, अब तो 1 पर ले आए, ये तो और मुश्किल काम है। अच्छा, तो बिहार की गद्दी का अगला दावेदार कौन हो सकता है? जनता जिसको बना दे, लेकिन अभी एनडीए में सब लोगों ने कहा है, जिस बात से मेरी भी सहमति है, कि नीतीश कुमार जी हैं, रहेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर मेरे तरफ से है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की बहुत बातचीत होती है आरक्षण को लेकर, तो आरक्षण को लेकर जब बातचीत होती है तो अब जो लोग आरक्षण विरोधी गुट है, डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए जो स्वर्ण वर्ग से आते हैं, जो आरक्षण के खिलाफ अपनी बात रखते हैं, अब वो इस तरह की बातें करने लगे हैं कि जो लोग आरक्षण से, उन्हें आरक्षण मिले पढ़ाई में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण ना मिले, अगर मिल रहा है उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण, तो उनके नाम और नेम प्लेट के आगे ये लगाना चाहिए कि ये आरक्षण कोटे से आए हैं। इस तरह की राय पर को जब आप सुन रहे हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आरक्षण जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, देखिए गांव में अभी भी जाइए ना, बिहार के गांव में, आपका घर बिहार है, या हमको लगता है बिहार से बाहर भी दूसरे स्टेट में भी चले जाइए, आप 100 गांव देखिए, और वहाँ खास करके जहाँ के बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं हो, मतलब कोई महाराष्ट्र के किसी आदमी को ले आइए और बिहार का 100 गांव उसको दिखाइए, और उसके हाथ में क्वेश्चनर दे दीजिए, और घर देख करके, टोला देख करके वो लिखे कि ओबीसी का है, दलित का है, या सवर्ण जात के लोगों का है। 100 गांव अगर वो लिखेगा तो उसमें से अगर उसने लिख दिया कि 100 गांव में से 60 गांव जिसको हमने देखा है या दलित का है, हो सकता है 5-10 अपवाद हो जाए, बाकी 40 उसका सही हो जाएगा। मतलब देख करके पहचाना जा सकता है कि दलित का कौन टोला है और बाकी लोगों का कौन घर है। अभी भी यह स्थिति है। सबसे गंदा कपड़ा गांव में पहनने वाला कौन लोग हैं, सबसे खराब खाना खाने वाले कौन लोग हैं, सबसे कम ज़मीन किसके पास है, सबसे कम नौकरी किसके पास है, आज भी दलित क्यों टोला देखकर पहचाने जाते हैं?
तो इस यह स्थिति रहनी चाहिए। देखिए पूरा परिवार, पूरा आदमी का बॉडी है, इस बॉडी में थोड़ा कहीं उंगली भी कट जाए तो पूरा बॉडी परेशान हो जाता है। तो समाज का इतना बड़ा वर्ग जब तक उपेक्षित रहेगा तब तक यह कहना कि उसको जो मिल रहा है विशेष अवसर, इससे वंचित कर दिया जाए, यह मुनासिब नहीं, यह गलत है। वो ये बात कह रहे हैं कि उनके नेम प्लेट के साथ, नाम के साथ ये भी लगा दिया जाए कि ये आरक्षण कोटे से भर्ती हुए हैं। वो इस तरह की भी राय रख रहे हैं। आप उलट कर देख लीजिएगा, कई बार घटना मिलेगी कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, तौलिया छोड़ दिया उसके अंदर, पेट के अंदर, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, कैंची छोड़ दिया। वैसी जितनी रिपोर्ट आप निकाल पाइए निकाल लीजिए और तब स्टडी कीजिए कि ऑपरेशन करने वाले ही कौन थे। एक बार आप करके देखिएगा, ऑपरेशन करने वाला रिजर्वेशन से आया हुआ डॉक्टर था या जो आप कह रहे हैं वहाँ से आया हुआ डॉक्टर था। एक बार निकाल के देख लीजिए, फिर पता चल जाएगा। सर, बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं तेजस्वी यादव, उनके भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं, तेजस्वी यादव के भविष्य को? क्या देखिए, हम कोई भविष्य वक्ता हैं क्या? हम भविष्य वक्ता नहीं है भाई। नहीं, एक बार तो आप उनके साथ खीर बनाने की बात कह रहे थे कि यादव का दूध होगा, चावल होगा और फिर खीर पकेगी। खीर पक नहीं पाई, हालांकि बाद में फिर गठबंधन में वो आए ही, उप मुख्यमंत्री रहे। तो आने 2025 में अब विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, अब वो यात्रा पे निकल भी रहे हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं कि क्या तेजस्वी बिहार में अपनी फिर से मतलब नहीं, 2000 अभी कोई गुंजाइश नहीं है उनकी, और इसलिए कि जो ज़मीनी सच्चाई है वो उनके खिलाफ वातावरण है। खिलाफ वातावरण जो उनकी सरकार, उनकी पार्टी की सरकार रही है ना 2005 से पहले, और लोगों ने जो देखा है, सोसाइटी के लोगों ने जो भुगता है, अभी थोड़े दिन के लिए ही सही महागठबंधन की सरकार में फिर डिप्टी सीएम के रूप में आ गए थे तेजस्वी और उनकी पार्टी सरकार में शामिल थी। उस समय भी एक झलक लोगों ने देखी है। तो उसके आधार पे अभी लोग स्वीकार करने वाले नहीं हैं कि फिर से लालटेन युग आ जाए, बिहार में उनकी सरकार आ जाए। इसको लोग अभी नहीं स्वीकार करने वाले हैं, यह सच है। क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता में कमी आई है? आप कह तो रहे हैं कि 2025 में उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आप देखें कि एक मुलाकात होती है, फिर चर्चा चलने लगती है, फिर दोनों तरफ से सफाई देनी पड़ती है। मतलब बार बार नीतीश कुमार भी सफाई दे रहे हैं। तो क्या आप मान रहे हैं कि हाँ, उनकी विश्वसनीयता में कमी आई है? निश्चित रूप से उन्होंने भी जो डिसीजन लिया, महागठबंधन में गए, फिर इधर आए, फिर गए, तो इसके कारण थोड़ी विश्वसनीयता में तो कमी आई है। इसको कैसे नहीं कहेंगे, आई है कमी थोड़ी। अच्छा, एक और आपकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी जब यहाँ एनडीए के घटक दल का नेता चुना जाना था प्रधानमंत्री मोदी को, तो उस दौरान आपकी जब मुलाकात हुई तो वो आपको रोक के कुछ कह रहे थे। तो जब हमने भी हालांकि खबर की कि चुनाव हारने के बाद पहुंचे थे, लेकिन इनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही है, तो लोगों ने कमेंट करके यही पूछा कि आखिर इनको कहा क्या गया? क्या उसी वक्त कह दिया गया था कि आपको राज्यसभा ला रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने ना स्नेह दिखाया मेरे प्रति। चुनाव हम हार गए थे तो स्वाभाविक रूप से उनको लगा, अब क्या उनके अंदर हुआ मुझको नहीं मालूम, लेकिन मेरी पीठ थपथपाई उन्होंने और कहा कि हम सब लोग मिलकर आगे चलेंगे। इस तरह का कुछ कहा, ऐसा नहीं जो आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक और तस्वीर कल की ही बड़ी वायरल है कि शपथ ग्रहण के बाद जब उपराष्ट्रपति से आपकी मुलाकात हो रही है, वो सब बैठे हुए हैं, फिर आप बड़ी लंबी बातचीत हुई है। हालांकि अब जब सरकारी वीडियो आते तो मोस्टली का ऑडियो म्यूट रहता है, ऑडियो आती ही नहीं, तो पता नहीं चलता कि बातचीत क्या हो रही है। क्या बातचीत हुई है? तो उस बातचीत को जानने में क्यों इतना इंटरेस्टेड रहते हैं आप लोग? नहीं, खबर आगे निकलनी पड़ती है ना कि बातचीत हुई क्या है। चलिए, कुछ बात ऐसी होती है कि सब जगह उसको सार्वजनिक करना मुनासिब नहीं है। अच्छा, जितने भी घटक दल हैं बिहार में अगर बात करें तो वो सब लोग शराबबंदी के, एनडीए में कहें तो शराबबंदी तो है बिहार में, लेकिन मांझी भी कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। आपका भी पहले का बयान रहा है कि ये ठीक नहीं है। चिराग पासवान भी बहुत फेवर में नहीं दिखते इसके, लेकिन क्या ये नीतीश कुमार का एक डिसीजन है जो थोप दिया गया है गठबंधन के ऊपर और वो चला आ रहा है? क्या आप मानते हैं? शराबबंदी को लेकर आपकी क्या राय है, कैसे हटानी चाहिए? क्योंकि बिहार में अगर आप देखें, अगर आप गांव चुनाव के दौरान, आप तो मुझसे ज़्यादा जाते होंगे, आप देखिए हाल, तो किसी से छुपा नहीं। देखिए, शराबबंदी हो यह बहुत आवश्यक है।
हम इस बात की वकालत हमेशा करते रहे हैं कि शराब लोगों को नहीं पीना चाहिए। शराब से नुकसान ही नुकसान है, व्यक्तिगत भी नुकसान है, सामाजिक रूप से भी ठीक नहीं है, किसी भी तरह से ठीक नहीं है, महिलाओं के लिए भी ठीक नहीं है, हर तरह से ठीक नहीं। लेकिन हर चीज़ कानून ही करे और कानून पर ही हम पूरा इतना भरोसा कर लें कि कानून बन जाए और सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी, यह नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि बिहार में कानून तो ठीक ठाक है, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे थोड़ी कमी है, जिसके चलते जिस मजबूती से लागू होना चाहिए लागू नहीं हो पा रहा है। लेकिन शराब बंद होना चाहिए, शराब नहीं रहे ये ज़्यादा अच्छी स्थिति है। अब उसके चलते हम कहें कि नहीं शराब ओपन कर देना चाहिए, कानून समाप्त कर देना चाहिए, यह मुनासिब नहीं। यहाँ कानून कैसे इम्प्लीमेंट हो ठीक से, इस पर ज़रूर गौर किया जाना चाहिए। और ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होने का परिणाम है कि जिस रूप में लागू करना चाहते हैं लागू भी नहीं है, उस रूप में लागू नहीं है। फ़ायदा बहुत है, शराब बंद बहुत है, लेकिन 100% बंद है ऐसा हम भी नहीं कह रहे हैं। तो यही स्थिति है, लेकिन शराब तो बंद होना ही चाहिए। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चर्चा है कि पहले हो जाएगा, 24 में भी हो सकता है। इन चर्चाओं पर आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी समझ से इन चर्चाओं में दम नहीं है। और अब पहले का भी क्या मतलब है, देख लीजिए अब तो सितंबर महीना बीत रहा है, आगे का महीना आएगा तो पर्व त्यौहार का महीना है, अक्टूबर नवंबर, तो साल तो ऐसे ही ख़त्म होने वाला है। और उसके बाद अक्टूबर ड्यू है, नवंबर अक्टूबर ड्यू है, तो पहले भी होता है तो फरवरी मार्च ज़्यादा से ज़्यादा पहले, तो ये 4 महीना 3 महीना पहले करने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए पहले होना होता तो अब तक अगर घोषणा हो गई होती तो ठीक था, अदरवाइज अब पहले का क्या मतलब है। तो हमको लगता है कि इन चर्चाओं में कोई दम नहीं है, ऐसे ही लोग बोलते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप दूसरे गठबंधन की तरफ थे, यूपीए की तरफ थे, और उसके बाद 20 में आपने अपना छोटा गठबंधन बनाया, उसके बाद आप जेडीयू में गए और अब आप फिर से एनडीए का हिस्सा हैं। ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव की सीएम दावेदारी से आपको दिक्कत है, इसीलिए 2020 में महागठबंधन में आपकी बात नहीं बन पाई, और जेडीयू में जब नीतीश कुमार ने सीएम जो फ्यूचर जो अपना जेडीयू का भविष्य जो है तेजस्वी यादव को, माफ कीजिएगा, महागठबंधन का फ्यूचर जो है तेजस्वी यादव को बता दिया, तो उस बात से आप बड़ा परेशान हो गए थे, कहते कि भाई ये बात ठीक नहीं है। तो तेजस्वी यादव से इतनी दिक्कत क्या है और उनका इतना विरोध करने के पीछे वजह क्या है? नहीं, अब ठीक बोल रहे हैं, हमने तो ऐतराज़ किया ही था। अब महागठबंधन में जब हम थे, हमारी पार्टी जब शामिल थी 2019 में, तब लोकसभा का चुनाव था, स्टेट का इलेक्शन नहीं था, वहाँ कोई सीएम का इलेक्शन नहीं था, पीएम का इलेक्शन था। तब हम जब सीएम वाली बात आने लगी, मतलब विधानसभा चुनाव, तो उनसे अब अलग हो गए। और उस वक्त भी हमने कहा था कि जो लीडरशिप की बात उस समय का महागठबंधन कर रहा है, उस पर मेरा ऐतराज़ है। और फिर नीतीश जी ने भी जब वह बात की तो वहाँ से हमारा ऐतराज़ शुरू हुआ। देखिए, हम जो बोल रहे हैं जनता नहीं चाहती है, जन आकांक्षा के विपरीत हम राजनीति नहीं कर सकते। जन आकांक्षा है कि अभी आरजेडी के ऊपर जनता भरोसा नहीं करने वाली है, और तेजस्वी यादव आरजेडी की क्योंकि नेता हैं, आरजेडी को कुछ भी ताकत मिलने का मतलब है कि तेजस्वी को ताकत मिलना, तो इसको पब्लिक नहीं चाहती है ऐसा, इसलिए हम ऐतराज़ करते हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी की बात करते हैं, तेजस्वी यादव को लेकर युवाओं में एक चार्म है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को तेजस्वी यादव से क्या प्रॉब्लम है, क्या लग रहा है? परिवारवाद की उपज है, ये दिक्कत है आपको? 9वीं तक पढ़े हैं, ये दिक्कत है? दिक्कत क्या है? अब देखिए, नहीं, दिक्कत है कि 2005 के पहले उनकी पार्टी की सरकार के रहते हुए जो बिहार की स्थिति हो गई थी, और उसी तरह की स्थिति की थोड़ी झलक मिली फिर से महागठबंधन के रूप में अभी जब तेजस्वी यादव जी की पार्टी शामिल हो गई थी। तो इस कारण से बिहार की जो दुर्दशा इनकी सरकार के रहते हुए उस वक्त दिखी, जिसको लोगों ने भुगता है बिहार के लोगों ने, तो इस कारण से लोग नहीं चाहते हैं कि उनके साथ हम जाएं। तो मेरा भी ऐतराज़ इसी कारण से है, जब लोगों की आकांक्षा उनके खिलाफ है, लोगों की इच्छा उनके खिलाफ है, तो हम लोगों की इच्छा से बाहर नहीं जा सकते। 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर गए और आप कहते हैं कि जनता उनको पसंद नहीं करती है। देखिए, बड़ी पार्टी बन के उभरने का कई कारण था। जनता पसंद बहुत करने लगी थी ऐसा नहीं था, अलग कारण था। कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह से बन गया, वोट का डिवीज़न कुछ इस तरह से हो गया कि उनके लोग थोड़ा ज़्यादा जीत कर आ गए, वरना कोई जनता की पसंद के कारण आ गए हों ऐसा नहीं।
ठीक है, काराकाट सीट के नाम पर और पवन सिंह के वहां उतरने से कहा जाता है कि आपको कांटों का ताज मिल गया। चलिए पुरानी बातें भूलते हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए से सीट शेयरिंग में एक्सपेक्टेशन क्या है? अभी तो यहाँ थोड़ी चर्चा होगी उसकी चर्चा यहाँ तो नहीं होगी। चर्चा तो जिस टेबल पर बैठकर बात होनी है वहाँ चर्चा होगी ना। तो चर्चा अभी शुरू नहीं हुई है, बातचीत शुरू नहीं हुई है, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा चुनावी मोड में होती है। चुनावी मोड में तो हम लोग भी आ ही गए हैं, लेकिन चुनावी मोड का मतलब थोड़े है कि हम गठबंधन में हमारी पार्टी की उम्मीदवारी कहाँ होगी वहीं हम चुनावी मोड में हो, ऐसा नहीं है ना। एनडीए के लिए कोई भी पार्टी जो गठबंधन में है तो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो तो 243 जगह एनडीए के लोग कैसे जीतें, इसके लिए ना हम सब लोग मिलकर प्रयास करते हैं और करना चाहिए, कर रहे हैं। तो चुनावी मोड में तो हम लोग भी हैं, लेकिन सिर्फ अपने उम्मीदवार के लिए थोड़े हैं, एनडीए के सभी घटक दल के सभी के लिए हैं। ठीक है उपेंद्र कुशवाहा जी, आप हमेशा कहते हैं कि साइंस के स्टूडेंट से आर्ट्स का सवाल मत पूछिए जब दूसरों के बारे में कुछ पूछा जाता है। चलिए ये बता दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा के इतने लंबे राजनीतिक करियर में 3 बड़ी गलती क्या थी? देखिए गलती ढूंढने का काम तो आप लोग प्रोफेसर करते साहब का है, आप प्रोफेसर हैं सर। गलती बताइए अपनी, दूसरों की निकालना आसान है, अपनी बताइए। नहीं, इस पर आप लोग ज़्यादा बेटर बता सकते हैं कहाँ कहाँ गलती। अभी तो चर्चा कर ही रहे थे कि आप राजनीतिक सफ़र में ठहराव का अभाव रहा है, तो एक गलती तो बता ही रहे और हमने थोड़ी सहमति भी व्यक्त की कि इसको हम स्वीकार करते हैं। उसी तरह से और गलती आप लोग बताइएगा तो उसमें हाँ ना बोल देंगे हम। चलिए, तो हमारे इस मंच कार्यक्रम में आने के लिए उपेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी शालीनता से आपने सभी कठिन सवालों का जवाब भी दिया और इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।